नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वर्ल्ड नाउ में हम बात करते हैं दुनिया की बड़ी खबरों की, वो खबरें जिसका सीधा असर पूरी दुनिया पर होता है। हम आपको लेकर चलते हैं दुनिया के कोने कोने में और बताते हैं इस वक्त दुनिया में क्या कुछ घट रहा है, कौन सी बड़ी हलचल हो रही है। वर्ल्ड नाउ में आप बात करेंगे ऐसे टकराव की जो धीरे धीरे कूटनीति की सीमाएं तोड़ता जा रहा है। अमेरिका और वेनेजुएला आमने सामने है और इस बार मामला सिर्फ ड्रग तस्करी के आरोपों तक सीमित नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे सीधे वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता छोड़ने की वार्निंग दे दी है। वॉशिंगटन का आरोप है कि मादुरो शासन ड्रग कार्टेल्स और अपराधी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, लेकिन काराकस भी चुप नहीं है। राष्ट्रपति मादुरो ने पलटवार किया है और इसमें टकराव में एक नया खतरनाक मोड़ आ गया है। रूस और चीन की एंट्री ने इस विवाद को सिर्फ अमेरिका वेनेजुएला की लड़ाई नहीं रहने दिया है, यह अब महाशक्तियों के प्रभाव और दबदबे की जंग बनता जा रहा है। इसके बाद वर्ल्ड नाउ में आज बात करेंगे अमेरिका बनाम वेनेजुएला और इसके पीछे छिपी वैश्विक शक्ति राजनीति की पूरी तस्वीर क्या कहती है। बात होगी डोनाल्ड ट्रंप की दखलंदाजी पर डेनमार्क क्यों सख्त हो गया है। अमेरिका की दबंग विदेश नीति को एक बार फिर से डेनमार्क की तरफ से करारा जवाब मिला है। ग्रीनलैंड को खरीदने या उसे कब्जा करने के पुराने ख्वाब देखने वाले डोनाल्ड ट्रंप को डेनमार्क ने दो टूक चेतावनी दी है। ग्रीनलैंड ने कहा है कि ग्रीनलैंड कोई सौदे की जमीन नहीं है, न तो बिक्री के लिए और न ही किसी दबाव में झुकने वाला इलाका है। डेनमार्क ने साफ कर दिया है कि ग्रीनलैंड की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं होगा और अमेरिका किसी भी दखलंदाजी को हल्का न समझे, हल्के में न ले। किसी भी तरह के इंटरवेंशन को सीधे सीधे खारिज कर दिया जाएगा। तो आखिर क्यों डेनमार्क बनाम अमेरिका का एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है? ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका की मंशा क्या है और इस टकराव के मायने दुनिया की राजनीति के लिए क्या है? वर्ल्ड नाउ में आगे पूरी पड़ताल होगी। वहीं वर्ल्ड नाउ में आज बात करेंगे इलॉन मस्क के खिलाफ पुतिन के ऐलान जंग की। दुनिया के सबसे बड़ी कूटनीतिक टकराव की गूंज अब धरती से निकलकर सीधे स्पेस तक पहुंच चुकी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया के सबसे ताकतवर निजी नेटवर्क इलॉन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट सेवा को सीधे निशाने पर लेने की तैयारी शुरू कर दी। यानी ये सिर्फ सैटेलाइट पर हमला नहीं होगा, ये पश्चिमी सैन्य बढ़त, डिजिटल कनेक्टिविटी और यूक्रेन की युद्ध क्षमता पर सीधा वार होगा। इसके बाद वर्ल्ड नाउ में आज सबसे बड़ा सवाल, क्या राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में अमेरिका की ग्रीन एनर्जी पर हमला हुआ है? अमेरिका में बवाल मचा देने वाला फैसला सामने आया है। ट्रंप प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर अमेरिका में बन रहे सभी बड़े ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट्स की लीज पर रोक लगा दी है। यह फैसला सिर्फ कागजी नहीं है, इससे अरबों डॉलर का निवेश ठप हो जाएगा और हजारों मेगावाट बिजली उत्पादन पर सीधा असर होगा। ये तमाम खबरें हम आपको दिखाएंगे वर्ल्ड नाउ में। चलिए देखते हैं खबरों को डिटेल से और शुरुआत करते हैं वर्ल्ड नाउ की। सबसे पहले बात अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ते टकराव की। एक ऐसा टकराव जो अब सिर्फ ड्रग तस्करी के आरोपों तक सीमित नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता छोड़ने की वार्निंग दे दी है। वहीं मादुरो ने पलटवार करते हुए ट्रंप को अपने देश की समस्याओं पर ध्यान देने को कहा है। इस बीच रूस और चीन की एंट्री ने इस विवाद को और ज्यादा खतरनाक बना दिया है। अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्ते एक बार फिर से टकराव के रास्ते पर हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला पर ड्रग तस्करी, नार्को स्टेट बनने और लोकतंत्र को कुचलने का आरोप लगाए हैं। लेकिन अब ये विवाद सिर्फ आरोपों तक सीमित नहीं है, इसमें सत्ता परिवर्तन की खुली चुनौती भी शामिल हो चुकी है। मामला कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे टकराव की स्थिति बन रही है, ये जल्दी से देखिए। अमेरिका वेनेजुएला के संबंध तनावपूर्ण स्थिति में पहुंच गए हैं। ड्रग तस्करी के आरोपों पर अमेरिका सख्त हो गया है। कैरिबियन सागर में अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। वेनेजुएला से जुड़े तेल टैंकर्स का पीछा किया जा रहा है, तेल टैंकर्स को जब्त किया जा रहा है। ट्रंप प्रशासन की नई चेतावनी, मादुरो का पलटवार, अमेरिका अपने मुद्दे देखे। रूस और चीन वेनेजुएला को समर्थन दे रहे हैं, जिससे क्षेत्रीय टकराव का खतरा बढ़ गया है। वैश्विक राजनीति में इसी के साथ हलचल और ज्यादा तेज हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर मादुरो सत्ता छोड़ देते हैं तो ये उनके लिए एक स्मार्ट फैसला होगा। ट्रंप के इस बयान ने काराकस में राजनीतिक तापमान और बढ़ा दिया है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने साफ शब्दों में अमेरिकी दबाव को खारिज किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवरों पर अब वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पलटवार कर रहे हैं। मादुरो ने दो टूक कहा, ट्रंप को वेनेजुएला की चिंता छोड़कर अमेरिका पर ध्यान देना चाहिए। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका लगातार वेनेजुएला पर दबाव बढ़ा रहा है। तो सवाल ये है कि क्या वॉशिंगटन अब अपने पड़ोसी देश से सीधी टक्कर के मूड में है, यानी अमेरिका बनाम वेनेजुएला जंग का नया मोर्चा है। तनाव की आग अब बयानबाजी से आगे बढ़ती दिख रही है। ड्रग तस्करी के आरोप, तेल टैंकर्स की जब्ती और अब सीधे राष्ट्रपति को सत्ता छोड़ने की वार्निंग। और इस पर मादुरो का बयान जवाब नहीं, अमेरिका को सीधी चुनौती है। उन्होंने अमेरिका पर आरोप लगाया कि वॉशिंगटन लैटिन अमेरिका में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहा है और वेनेजुएला को जबरन झुकाना चाहता है।
दरअसल ट्रंप प्रशासन ने हाल के दिनों में वेनेजुएला के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों को और सख्त किया है। कैरिबियन सागर में तेल टैंकरों की निगरानी और सैन्य गतिविधियों ने हालात को और ज्यादा गर्म कर दिया है। इसी बीच रूस और चीन की एंट्री इस टकराव को वैश्विक रंग दे रही है और इस टकराव को और गंभीर बना रही है। दोनों देश खुलकर मादुरो सरकार के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। रूस ने वेनेजुएला में सैन्य सहयोग बढ़ाया है तो चीन आर्थिक और कूटनीतिक मदद के जरिए अमेरिका को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। ये ठीक वैसा ही है जैसे ताइवान को अमेरिका सपोर्ट करता है। चीन भी इसी बात का बदला ले रहा है और वेनेजुएला के साथ आकर खड़ा हो गया है। लेकिन अगर ये टकराव यूं ही बढ़ता रहा तो ये सिर्फ अमेरिका वेनेजुएला तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कैरेबियन क्षेत्र में एक नए सैन्य संघर्ष को पैदा कर सकता है। और इसका असर सिर्फ अमेरिका या वेनेजुएला पर नहीं होगा, पूरी दुनिया पर होगा। क्या अमेरिका अपने पड़ोस में सत्ता बदलने की कोशिश करेगा और क्या रूस चीन की मौजूदगी इस विवाद को वैश्विक टकराव में बदल सकती है? कैरिबियन सागर में अमेरिकी दबाव और सियासी साजिशें बढ़ रही हैं, लेकिन मॉस्को ने साफ कर दिया है कि वेनेजुएला अकेला नहीं है। रूस की कूटनीति ने नया मोड़ लिया है और अभी कूटनीतिक जंग वैश्विक राजनीति के खेल को बदलने वाली नजर आ रही है। जहां वॉशिंगटन ने वेनेजुएला के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है, वहीं रूस ने भी अपना दांव चल दिया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और वेनेजुएला के विदेश मंत्री यवान गिल ने टेलीफोन पर बातचीत की है और अमेरिका के बढ़ती दखल पर गहरी चिंता जाहिर की है। यह साफ संकेत है कि इस क्षेत्र में अमेरिकी दबाव के बीच अब रूस और चीन की एंट्री भी हो रही है। तो क्या वेनेजुएला अब जंग का नया अखाड़ा होगा? आइए समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कैरिबियन सागर में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों देश पूरी तरह से सैन्य तैयारी में जुटे हुए हैं। वेनेजुएला को रूस का पूरा समर्थन मिल गया, सपोर्ट मिल गया है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने वेनेजुएला के विदेश मंत्री से बातचीत की है। वहीं चीन भी इसमें कूद पड़ा है। चीन ने अमेरिका की साजिशों की कड़ी निंदा कर दी है। चीन की राय यह है कि यह वैश्विक स्थिरता के लिए खतरा है। यूएस की कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है, यह चीन ने बयान जारी किया है। अमेरिका और रूस के बीच बढ़ती टकराव की वजह से वैश्विक राजनीतिक तापमान बढ़ रहा है। यह सिर्फ दो देशों का संघर्ष नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति के बीच भड़कता एक मोर्चा नजर आ रहा है। वेनेजुएला इस जंग का सबसे बड़ा मोहरा बन चुका है। यानी विवाद अमेरिका वर्सेस रूस चीन में है, मोहरा बन गया है वेनेजुएला। कैसे, आइए आपको समझाते हैं। दरअसल यहां मामला यह है कि रूस चीन अमेरिका की दबंगई से मुकाबला करने के लिए मैदान में कूद गए हैं। वेनेजुएला की तेल संपदा और रणनीतिक स्थिति अमेरिका के लिए मनमाना शिकार है। रूस और चीन इस दबंगई को बर्दाश्त नहीं कर सकते। रूस ने वेनेजुएला को अपना पूरा राजनीतिक और सुरक्षा समर्थन देने की घोषणा कर दी, जबकि चीन ने अमेरिका के इस साजिश को वैश्विक स्थिरता के लिए खतरा बता दिया है। इसके अलावा ग्लोबल पावर बैलेंस बिगाड़ने की जंग इसे माना जा रहा है। रूस और चीन मानते हैं कि वेनेजुएला पर अमेरिका की हाइपर एक्टिविटी एक साफ संदेश है। वेनेजुएला की सरकार पर दबाव बनाने, आंतरिक अस्थिरता का लाभ उठाने और अपने भू राजनीतिक हितों को साधने के लिए सीधा वेनेजुएला में घुसपैठ की कोशिश है। यह सीधे तौर पर उनकी दुनिया में बढ़ती सैन्य और राजनीतिक उपस्थिति को चुनौती देता है। इसलिए वेनेजुएला को समर्थन देकर रूस और चीन अमेरिका को जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरह से पावर बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा एक और मुद्दा इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं। रूस और चीन की अपनी ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित करने के लिए ये इस देश को अपने पाले में रखना चाहते हैं, खास करके चीन, क्योंकि चीन के पास कोई बड़ा तेल भंडार नहीं है। हालांकि रूस के पास ऑयल भंडार है, ऑयल रिजर्व है, वो दुनिया भर को एक्सपोर्ट करता है, चीन को भी देता है, भारत को भी देता है। लेकिन वेनेजुएला रणनीतिक तौर पर रूस के लिए फायदेमंद है और वेनेजुएला ऑयल रिजर्व के तौर पर चीन के लिए फायदेमंद है। यानी उनके लिए आर्थिक और जियो स्ट्रेटेजिक फायदे की डील है वेनेजुएला। अमेरिका की एक तरफा नीतियों का मुकाबला करने की बात भी हो रही है। रूस और चीन अमेरिका के मेरे जैसा सोचो या नहीं सोचो तो फिर अपने हिसाब से देख लो। यानी माईवे और हाईवे वाले रवैया को रूस और चीन चुनौती दे रहे हैं। वेनेजुएला को अपना समर्थन देकर वो दिखाना चाहते हैं कि कोई भी देश अब अमेरिका के दबाव में नहीं झुकेगा। अगर किसी देश पर अमेरिका दबाव बनाएगा तो रूस और चीन खुलकर उनके सामने खड़े होंगे। इसके अलावा जियो पॉलिटिक्स को अखाड़ा बनाना भी मकसद है। ये सिर्फ वेनेजुएला का मुद्दा नहीं है, ये एक मेजर जियो पॉलिटिकल अखाड़े की शुरुआत भी है, जहां रूस, चीन और अमेरिका अपने अपने क्षेत्रीय प्रभुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं।
अब इसका नतीजा क्या होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या ये जंग में बदलेगा या फिर मामला कूटनीतिक हलकों तक ही रह जाएगा? क्योंकि ये मामला केवल वेनेजुएला का नहीं रहा है, बल्कि एक वैश्विक शक्ति संघर्ष को मुंह दिखाने वाला एक रणभूमि बन चुका है। अमेरिका के सियासी वर्चस्व को चुनौती देना रूस और चीन की सियासी रणनीति, और वेनेजुएला में इसके लिए बड़ा मैदान तैयार कर लिया गया है। अमेरिका के चंगुल में फंसे वेनेजुएला को रूस और चीन की दीवार ने गले लगाया, और ये दीवार अमेरिका की दादागिरी के लिए किसी चेतावनी से कम नहीं है। वेनेजुएला के पास अमेरिका ने अभी 3 वॉरशिप तैनात किए हुए हैं। 3 एजिस गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर वॉरशिप की तैनाती है। इसके अलावा यूएसएस ग्रेवली, यूएसएस जेसन डनहम और यूएसएस सैमसन की तैनाती की गई है। अब यूएसएस ग्रेवली की खासियत देख लीजिए। कहते हैं ये अल्री बर्ग क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। यूएस नेवी ने इसे तैनात किया है। इसमें मिसाइल, तोप और टॉर्पीडो लगे हुए हैं। एंटी एयर, एंटी सबमरीन और एंटी शिप ऑपरेशन में माहिर रखता है। स्पीड लगभग 30 नॉटिकल माइल है। इसकी खासियत यह है कि नवीनतम रडार और युद्ध प्रणाली से लैस है। अब यूएसएस जेसन डनहम को भी जान लीजिए। यह भी अल्राई बर्ग क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। इसकी तैनाती यूएस नेवी ने की है। हथियार, मिसाइल सिस्टम, गन, एएसडब्ल्यू उपकरण इसमें लगाए गए हैं। इसकी भूमिका है एयर डिफेंस, सतह युद्ध और सबमरीन को ट्रैक करना। इसकी भी स्पीड 30 नॉटिकल माइल पर आर है। खासियत है कि जेसन डनहम मेडल ऑफ ऑनर के नाम पर नामित है। यूएस सैमसन को भी जान लीजिए। यह भी एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। इस भी यूएस नेवी ने यहां तैनात किया है। इसमें मिसाइल लगाए गए हैं, तोपें हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है यानी कि ईडब्ल्यूएस। मल्टी मिशन डिस्ट्रॉयर है। एंटी एयर, एंटी शिप, एंटी सबमरीन मिसाइलों से लैस है। इसकी स्पीड भी लगभग 30 नॉटिकल माइल पर आर है। खासियत यह है कि नवीनतम टेक्नोलॉजी से लैस है और स्ट्रीमलाइन डिजाइन इसे और मारक बनाता है। यह हवा, समुद्र और पनडुब्बी हमलों से रक्षा करने में माहिर है। इनके साथ में 4000 सैनिकों की तैनाती की गई। इसके अलावा P-8A पोसाइडन निगरानी विमान भी अमेरिका ने लगा दिया है। एक हमलावर पनडुब्बी भी यहां पर छोड़ा हुआ है। यानी अमेरिका पूरी तरीके से तैयार है। एक इशारा वॉशिंगटन का, पेंटागन का, और यहां पर कार्रवाई शुरू। यह तैनाती ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका और वेनेजुएला के बीच राजनीति और सैन्य तनाव चरम पर है। तीनों युद्धपोत अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम और रडार टेक्नोलॉजी से लैस है, जो समुद्री सुरक्षा को सुनिश्चित करने के साथ साथ क्षेत्रीय सैन्य गतिविधियों पर नजर रखने में सक्षम है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस कदम का मकसद वेनेजुएला पर अमेरिका का दबाव बढ़ाना और कैरिबियन सागर में अपनी सैन्य मौजूदगी मजबूत करना है। वेनेजुएला के अधिकारियों ने इस तैनाती पर चिंता व्यक्त करते हुए इसे क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बताया है। अमेरिका की यह रणनीति रूस और चीन द्वारा वेनेजुएला को समर्थन देने के बीच और भी संवेदनशील स्थिति पैदा कर सकती है। इधर वॉशिंगटन की सरकार ने, यानी कि अमेरिकी सरकार ने वेनेजुएला के तेल जहाजों पर कड़ा आरोप लगाया है। इन जहाजों से होने वाली कमाई ड्रग तस्करी, अवैध गतिविधियों और गहरे अपराधी नेटवर्क का हिस्सा मानी जा रही है अमेरिका की तरफ से। लेकिन क्या यह पूरी कहानी है? ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जब वेनेजुएला की धड़कती तेल इंडस्ट्री पर अमेरिका की दिग्गज कंपनियों का डंका बजता था, जैसे कि एक्सॉन मोबिल, शेवरॉन और कई बड़े तेल घराने वेनेजुएला के तेल कुओं पर राज किया करते थे, लेकिन आज की तारीख में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, यानी पूरा कंट्रोल वेनेजुएला के पास है। अब अमेरिकी कंपनियों का कोई कंट्रोल नहीं, और अमेरिकी कंपनियों का एक बहुत बड़ा फंड आज भी वेनेजुएला में फंसा हुआ है, जिसकी मांग लगातार डोनाल्ड ट्रंप करते रहते हैं। ये भी कहानी आपको बताते हैं। अमेरिकी तेल कंपनियों के लिए वेनेजुएला की कच्ची तेल संपदा सिर्फ संसाधन नहीं है, बल्कि सत्ता और नियंत्रण का एक हथियार भी है। आज वही दिग्गज कंपनियां पीछे हट चुकी हैं, पर अमेरिका की भू राजनीतिक और आर्थिक लालच इसके पीछे जिम्मेदार मानी जाती है, जो तनाव इस वक्त अमेरिका और वेनेजुएला के बीच देखने को मिल रही है। अमेरिका बनाम वेनेजुएला के बीच तेल की जो लड़ाई है वो कैसे इस लेवल पर आ गई, इसको समझिए। वेनेजुएला में 1920 के दशक में ही तेल ढूंढा गया। 1922 में माराकाइबो झील के पास सबसे बड़े तेल भंडार की खोज हुई। स्टैंडर्ड ऑयल जैसी अमेरिकी कंपनियों ने वेनेजुएला में भारी भरकम निवेश किया और 1928 तक वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश बन चुका था। 1990 से 2000 के दशक में अमेरिका के लिए सबसे बड़ा तेल हब था वेनेजुएला। हर दिन 1.5 से 2 मिलियन बैरल कच्चा तेल निर्यात करता था अमेरिका के लिए वेनेजुएला। अमेरिका की रिफाइनरियों के लिए वेनेजुएला का हेवी क्रूड
सबसे मुफीद था। PDVSA की अमेरिकी कंपनी सेटगो सप्लाई चेन की रीढ़ बनी। वेनेजुएला दुनिया के टॉप ऑयल एक्सपोर्टर्स में शामिल हो गया। इस दौर में अमेरिकी निवेश से तेल उत्पादन वेनेजुएला में चरम पर पहुंच गया था। तेल उत्पादन से लेकर निर्यात तक अमेरिका की ही वेनेजुएला में पकड़ हुआ करती थी। वहां की सरकार की चलती ही नहीं थी। फिर आया राष्ट्रीयकरण का दौर, और राष्ट्रीयकरण का दौर जैसे ही वेनेजुएला में शुरू हुआ, वहां की सरकार ने तेल पर सरकारी कब्जा कर लिया। यानी कि ऑयल को वेनेजुएला की सरकार ही कंट्रोल करेगी। इसमें अमेरिकी कंपनियों का दखल नहीं होगा और अमेरिकी कंपनियां वेनेजुएला सरकार के हिसाब से काम करेगी। और यहीं से शुरू होती है अमेरिका और वेनेजुएला के दुश्मनी की कहानी। साल 2014 में एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता पैनल ने वेनेजुएला को आदेश दिया कि एक्सॉन मोबिल को 1.6 अरब डॉलर मुआवजा दिया जाए, लेकिन यह पैसा आज तक नहीं लौटाया गया और आज भी विवादों में फंसा हुआ है। अब ट्रंप उसी फैसले को नई रणनीति का हथियार बना रहे हैं। तेल टैंकर्स की नाकेबंदी, आर्थिक दबाव और खुली शब्दों में चेतावनी। वेनेजुएला के पास तेल कितना है यह भी जान लीजिए। यह भी आज दुनिया के सबसे बड़े भंडार में गिना जाता है। सबसे मुख्य क्षेत्र है ओरिनोको ऑयल बेल्ट। देश का पूर्वी हिस्सा है। यह इलाका 55,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कुल प्रमाणित तेल भंडार लगभग 303 अरब बैरल है। वैश्विक रैंक में दुनिया में सबसे ज्यादा तेल भंडार। इतने बड़े भंडार के बावजूद वेनेजुएला को तेल से बहुत कम आमदनी होती है। ऑब्जर्वेटरी ऑफ इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी के मुताबिक 2023 में वेनेजुएला ने केवल 4 अरब डॉलर का कच्चा तेल निर्यात किया, या कुछ इससे ज्यादा। इसके मुकाबले सऊदी अरब ने 181 अरब डॉलर का निर्यात किया। अमेरिका ने 125 अरब डॉलर का निर्यात किया और रूस ने 122 अरब डॉलर का कच्चा तेल निर्यात किया। लेकिन वेनेजुएला ऑयल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर होने के बावजूद, ऑयल रिजर्व का गढ़ होने के बावजूद सबसे पीछे रह गया। वजह सिर्फ और सिर्फ अमेरिका, यानी दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार दूसरे के ताकतों के हाथ में खेलता रहा। वेनेजुएला तेल भंडार के मामले में नंबर 1 है। इसके बाद सऊदी अरब, ईरान, इराक और कनाडा का नंबर आता है। कागज पर वेनेजुएला तेल का बादशाह है, लेकिन हकीकत में कहानी इसके उलट, क्योंकि वेनेजुएला का तेल अमेरिकी सैंक्शंस की वजह से दुनिया का कोई मुल्क खरीद ही नहीं पाता। और यकीन ना हो तो वेनेजुएला के तेल भंडार को आंकड़े में देख लीजिए। 303 बिलियन बैरल का भंडार है। इसके बाद सऊदी अरब का नंबर आता है, जिसके बाद 267.2 बिलियन बैरल का भंडार माना जाता है। फिर बारी आती है ईरान की, जहां 208.6 बिलियन बैरल का रिजर्व है। फिर बारी आती है कनाडा की, जहां 163.63 बिलियन बैरल का ऑयल रिजर्व है। फिर बारी आती है इराक की, जहां 145.02 बिलियन बैरल है। यूएई में 113, कुवैत में 101.5, रूस में 80, अमेरिका में 55.25, लीबिया में 48.36 बिलियन बैरल तेल मौजूद है। बाकी दुनिया को जोड़ लिया जाए तो बाकी दुनिया में 244.23 बिलियन बैरल तेल मौजूद है। यानी साफ है कि वेनेजुएला को तेल उत्पादन में टक्कर देने वाला कोई था ही नहीं। लेकिन फिर भी वेनेजुएला सबसे गरीब और आर्थिक पिछड़े वाले देशों में शुमार हो गया। वजह सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का ऑयल इंटरेस्ट। तेल उत्पादन में वेनेजुएला अमेरिका और सऊदी अरब से मीलों पीछे है। जहां अमेरिका और सऊदी अरब दुनिया के सबसे बड़े तेल एक्सपोर्टर हैं, वहीं वेनेजुएला की आर्थिक बदहाली, कुप्रबंध और प्रबंध जो सैंक्शंस हैं, उससे यह देश जूझ रहा है। इसी कमजोरी को आधार बनाकर डोनाल्ड ट्रंप सीधा अटैक कर रहे हैं। ट्रंप का दावा है कि वेनेजुएला के तेल भंडार पर अमेरिका का हक है, और आरोप भी गंभीर, वेनेजुएला अमेरिका का तेल चुरा रहा है। यानी अमेरिका का कहना यह है कि दुनिया में कहीं भी तेल का भंडार अगर प्रचुर मात्रा में मिले तो वो अमेरिका का है, उस पर कोई देश अपना हक नहीं जता सकता। अमेरिका का यह भी कहना है कि तेल की बिक्री से मिलने वाला पैसा ड्रग तस्करी और गैर कानूनी गतिविधियों में इस्तेमाल हो रहा है। यही तर्क देकर तेल टैंकर्स को जब्त किया जा रहा है, नाकेबंदी की जा रही है और वेनेजुएला को ऑयल एक्सपोर्ट नहीं करने दिया जा रहा है। यानी तेल अब सिर्फ व्यापार नहीं है, टूल बन चुका है। जियोपॉलिटिकल हथियार किसे कह सकते हैं आप। ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में वेनेजुएला के तेल टैंकर्स को जब्त करना शुरू किया। दिसंबर 2025 में अमेरिकी नौसेना ने वेनेजुएला के तट के पास एक बड़े ऑयल टैंकर को कब्जे में लिया, जिससे निकोलस मादुरो सरकार पर दबाव बढ़ गया। ट्रंप का कहना है कि यह ड्रग तस्करी और फेंटनिल यानी कि एक घातक ड्रग के खिलाफ कार्रवाई है। अमेरिका ने कैरिबियन सागर में कई नावों और जहाजों पर हवाई हमले किए, जिनमें दर्जनों लोग मारे गए। ट्रंप ने फेंटनिल को मास डिस्ट्रक्शन वेपन घोषित कर दिया है। यह भी एक कूटनीति है
वेनेजुएला को घेरने के लिए। कैसे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लैटिन अमेरिका में जमीनी हमले यानी कि ग्राउंड स्ट्राइक्स जल्द शुरू होने की बात कही जा रही है। अमेरिकी नौसेना के बड़े युद्धपोत वेनेजुएला के करीब पहुंच चुके हैं, जिसे कई विशेषज्ञ सैन्य दबाव की रणनीति मानते हैं। कई विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि ट्रंप नार्को टेररिज्म को बहाना बना रहे हैं और बुश जैसे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का असल मुद्दा है, असल मकसद है कि वेनेजुएला को तेल और मादुरो को जो सत्ता मिली हुई है वो किसी तरह से छीन ली जाए। इसके जवाब में मादुरो ने ट्रंप को चेतावनी दी है कि अगर कोई हमला अमेरिका करता है तो अमेरिका के हाथ खून से रंग जाएंगे। तो क्या वेनेजुएला पर हमला होगा? अमेरिका ने साफ कर दिया है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। जो सैन्य तैयारी लग रही है उससे ऐसा तो लग रहा है कुछ बड़ा होने वाला है। प्यूर्टो रिको में अमेरिकी विमान तैनात किए गए हैं। F-18 सुपर हॉर्नेट और KC-135R टैंकर विमान एक्टिव किए गए हैं, जो हवा में ही फाइटर जेट्स को रिफ्यूल करते हैं। अमेरिकी सैन्य और गतिविधियों की तैनाती तेज कर दी गई है। एयरक्राफ्ट कैरियर समेत करीब 15,000 सैनिक तैनात किए गए हैं। ट्रांसपोर्ट विमान लगातार उड़ान भर रहे हैं। सैन्य तैनाती इंटेलिजेंस ड्रिवन ऑपरेशंस का हिस्सा है। तो वेनेजुएला को लेकर भी दुनिया की महाशक्तियां दो खेमों में बंट जाएंगी। इसका नतीजा क्या होगा ये आप समझ सकते हैं। चलिए वर्ल्ड नाउ में बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की दखलंदाजी पर डेनमार्क भी सख्त हो गया है। अभी तक तो आप कहानी सुन रहे थे अमेरिका वर्सेस वेनेजुएला, लेकिन अमेरिका की दबंग विदेश नीति को एक बार फिर से करारा जवाब मिला है ग्रीनलैंड की तरफ से। ग्रीनलैंड को खरीदने या उसे कब्जा करने के पुराने ख्वाब देखने वाले डोनाल्ड ट्रंप को डेनमार्क ने क्लियर वार्निंग दी है। ग्रीनलैंड कोई सौदे की जमीन नहीं। ग्रीनलैंड बर्फ से ढकी लेकिन रणनीति से भरी जमीन है। जहां अमेरिका की नजर सिर्फ सैन्य और संसाधनों पर है, वहीं डेनमार्क ने ट्रंप की सोच को सीधे चुनौती देने की कोशिश की है। डेनमार्क सरकार का दो टूक और क्लियर कट मैसेज है। ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है और उसकी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ट्रंप के कार्यकाल में ग्रीनलैंड को खरीदने का जो बयान दुनिया ने मजाक समझा था, आज वही बयान एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा रहा है। डेनमार्क का कहना है कि अमेरिका की सोच कोलोनियल मेंटालिटी यानी कि औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाती है। 21वीं सदी में जमीनें खरीदी नहीं जाती, बल्कि देशों की संप्रभुता का सम्मान किया जाता है। अब क्यों ग्रीनलैंड अहम है इसको भी समझ लीजिए। रणनीतिक लोकेशन आर्कटिक क्षेत्र के बीचों बीच स्थित है। अमेरिका, यूरोप और रूस के बीच अहम जियोपॉलिटिकल पॉइंट है। आर्कटिक कंट्रोल की चाबी, ग्रीनलैंड पर पकड़, आर्कटिक समुद्री रास्तों और एयर स्पेस पर प्रभाव। नई शिपिंग रूट्स पर बर्फ पिघलने से शॉर्टकट ट्रेड रूट्स खुल रहे हैं। वैश्विक व्यापार के लिए ये गेम चेंजर साबित होगा। दुर्लभ खनिजों का खजाना, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, यूरेनियम, तेल, गैस, भविष्य की टेक्नोलॉजी और ऊर्जा के रेट। सैन्य अहमियत भी देख लीजिए। अमेरिका का थुले एयरबेस मिसाइल अर्ली वार्निंग और नॉर्थ अटलांटिक सिक्योरिटी का केंद्र है। जलवायु परिवर्तन की लैब है। ग्रीनलैंड की बर्फ पिघलना समुद्र स्तर और ग्लोबल क्लाइमेट पर सीधा असर डालती है। महाशक्तियों की नजर अमेरिका, रूस और चीन तीनों की रणनीतिक दिलचस्पी का केंद्र भी माना जाता है। यानी ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ का टुकड़ा नहीं, यह भविष्य की राजनीति, सुरक्षा और संसाधनों की जंग का फ्रंटलाइन है। ग्रीनलैंड पर नजरें टिकाए बैठा वॉशिंगटन अब बैकफुट पर है, क्योंकि डेनमार्क ने क्लियर कह दिया है जमीन बिकाऊ नहीं है, संप्रभुता का सवाल है। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका की बढ़ती दिलचस्पी पर अब खुला टकराव सामने आ रहा है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड के दो शीर्ष नेताओं ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा नहीं कर सकता और उसकी क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं होगा। यह बयान ऐसे समय में आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड के लिए विशेष दूत नियुक्त करने का ऐलान कर चुके हैं। ट्रंप ने लुसियाना के गवर्नर जेफ लैंड्री को ग्रीनलैंड के लिए स्पेशल एनवॉय यानी कि विशेष दूत बनाकर भेजा है। इस कदम ने नेटो सहयोगी डेनमार्क और अमेरिका के रिश्तों में एक बार फिर से खटास बढ़ा दी है। डेनमार्क के नेताओं ने साफ कहा है कि ग्रीनलैंड डेनमार्क के दायरे में एक सेमी ऑटोनोमस रीजन है और उसकी संप्रभुता पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है। ग्रीनलैंड के नेतृत्व में भी ट्रंप प्रशासन को चिताया गया है कि हमारी जमीन, हमारे फैसले, अमेरिका का दखल नहीं चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप का यह कदम सिर्फ एक नियुक्ति नहीं बल्कि आर्कटिक में अमेरिका की नई रणनीतिक चाल भी मानी जा रही है। लेकिन डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने साफ कर दिया है कि सीमा लांघने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। ग्रीनलैंड का मालिक कौन है, सबसे बड़ा सवाल।
और ट्रंप इसे बार बार खरीदने की बात क्यों कहते हैं? इसके जड़ में क्या है, आइए जानते हैं। दरअसल ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का ही हिस्सा है। ये डेनमार्क का एक स्वायत्त यानी कि सेमी सॉवरेन स्टेट है, एक इलाका है। 600 से अधिक सालों से डेनमार्क से जुड़ा हुआ है। 1953 में डेनमार्क का औपचारिक क्षेत्र बना डेनिश संविधान के तहत आता है। अधिकांश घरेलू मामलों में स्वशासन है, सेल्फ गवर्नमेंट है। ग्रीनलैंड को व्यापक स्वायत्तता है। जनमत संग्रह के जरिए स्वतंत्रता का अधिकार यहां मिला है। रक्षा विदेश नीति अब भी डेनमार्क के पास है। आजादी पर रुख क्या है? प्रधानमंत्री म्यूट एगेडे स्वतंत्रता के समर्थक हैं। वार्निंग और मैसेज क्लियर है, ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं है। भविष्य का फैसला ग्रीनलैंड के लोग तय करेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप का प्रस्ताव क्या है? 2019 में डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा जताई थी। डेनमार्क और ग्रीनलैंड दोनों ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। साल 2009 में आइलैंड को सेल्फ गवर्निंग ऑटोनॉमी का दर्जा दिया गया, जिसमें डेनमार्क से अलग होकर जनमत संग्रह के जरिए स्वतंत्रता की घोषणा का भी अधिकार शामिल है। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री म्यूट एगेडे स्वतंत्रता के लिए जोर दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने बार बार कहा है ये द्वीप बिक्री के लिए नहीं है और ये उसके लोगों पर निर्भर है कि वो अपना भविष्य तय करें। 2019 में ग्रीनलैंड और डेनमार्क दोनों ने द्वीप खरीदने के ट्रंप के प्रस्ताव को पूरी तरीके से खारिज कर दिया था और 2025 में भी एक बार फिर से इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। जरा मैं आपको डेनमार्क की खूबसूरती दिखाना चाहता हूं। जरा पिछली तस्वीर में आपको दिखाऊं, फुल स्क्रीन। शानदार नजारे डेनमार्क में देखने को मिलते हैं और अमेरिका इसी डेनमार्क पर कब्जा चाहता है। जब ग्रीनलैंड आजादी की बात कर रहा था तब दुनिया उसे एक महज रणनीतिक मोहरे के तौर पर देखती थी। बहुत कम ही लोग जानते हैं कि शीत युद्ध के दौर में अमेरिका ने ग्रीनलैंड को खरीदने की खुली कोशिश की थी। कहानी शुरू होती है साल 1946 में। अमेरिका के राष्ट्रपति थे हैरी ट्रूमैन और सामने था सोवियत यूनियन का बढ़ता खतरा। अमेरिका को चाहिए था आर्कटिक में एक ऐसा मजबूत सैन्य बेस जो कि यूएसएसआर से अमेरिका की रक्षा कर सके, जहां रडार लगाई जा सके, जहां मिसाइल्स तैनात किए जा सके, जो अमेरिका के डिफेंस के लिए सबसे मुफीद माना जाए। और ग्रीनलैंड ही वो सबसे मुफीद जगह बना। ट्रूमैन प्रशासन ने डेनमार्क को ऑफर दिया $100 मिलियन की कीमत, शुद्ध सोने में, लेकिन कोपेनहेगन ने इस प्रस्ताव को सिरे से ठुकरा दिया। डेनमार्क का साफ जवाब था, ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। आर्कटिक क्षेत्र पर नियंत्रण सोवियत यूनियन पर नजर रखने के सबसे नजदीकी बिंदुओं में से एक। अमेरिका से यूरोप के बीच एयर और मिसाइल रूट और भविष्य के सैन्य और रणनीतिक बढ़त। यही वजह है कि आज भी ग्रीनलैंड पर अमेरिका की दिलचस्पी खत्म नहीं हुई है और इतिहास खुद को दोहरा रहा है। साल 1986 में ट्रूमैन और आज 21वीं सदी में यानी कि 2025 में डोनाल्ड ट्रंप। साल बदला है लेकिन तरीका और नजरिया अब भी वही है अमेरिका का ग्रीनलैंड को लेकर। ग्रीनलैंड अब उपनिवेश नहीं है, लेकिन उसकी जमीन, उसकी लोकेशन, उसके संसाधन आज भी महाशक्तियों की भूख बढ़ा रहे हैं। क्या ग्रीनलैंड सिर्फ एक द्वीप है या फिर आने वाले वैश्विक संघर्षों का गढ़ है? ग्रीनलैंड आजादी की बात कर रहा है, लेकिन सवाल सिर्फ झंडे और संविधान की नहीं। असली लड़ाई है आर्थिक निर्भरता बनाम राजनीतिक स्वाभिमान की। डेनमार्क से अलग होकर क्या ग्रीनलैंड किसी नए मालिक की गोद में जाएगा? जवाब साफ, नहीं जाएगा। ग्रीनलैंड के रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ की माने तो ग्रीनलैंड स्वतंत्रता चाहता है, लेकिन कोई भी ग्रीनलैंड वासी किसी नए औपनिवेशिक स्वामी के अधीन नहीं जाना चाहता। मतलब साफ है कि डेनमार्क से मुक्ति, लेकिन अमेरिका के हवाले तो बिल्कुल नहीं करेंगे डेनमार्क को। ग्रीनलैंड जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, राजनीतिक तौर पर डेनमार्क का हिस्सा है। हालांकि वहां के लोग आजादी की इच्छा रखते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से ग्रीनलैंड पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हो पाया है। तो क्या है ग्रीनलैंड की सबसे बड़ी परेशानी, सबसे बड़ी अड़चन क्या है ग्रीनलैंड के पास? एक खूबसूरत सा दिखने वाला इलाका, शहर। ग्रीनलैंड की आजादी की राह में सबसे बड़ी अड़चन है आर्थिक निर्भरता, डिपेंडेंसी। ग्रीनलैंड की अर्थव्यवस्था आज भी डेनमार्क की सालाना सब्सिडी पर ही टिकी हुई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण है सेक्टर कोपेनहेगन के पैसों से चलता है। सरकारी बजट का बड़ा हिस्सा डेनिश ग्रांट से आता है। बेहद कम आबादी है और कमजोर बुनियादी ढांचे हैं। इसका अधिकांश हिस्सा बर्फ से ढका हुआ रहता है। परिवहन और विकास के लिए सड़कें, हवाई अड्डे हैं, लेकिन ये कमजोर स्थिति में है।
सीमित संसाधनों और सैन्य क्षमताओं के साथ एक बड़ी चुनौती आती है। आज भी ग्रीनलैंड की अर्थव्यवस्था डेनमार्क से मिलने वाली सालाना भारी सब्सिडी पर डिपेंड करती है। यह राशि ग्रीनलैंड की शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण जैसे महत्वपूर्ण चीजों को चलाने के लिए जरूरी है। ग्रीनलैंड के अधिकांश संसाधन प्राकृतिक खनिज और मछली पकड़ने के क्षेत्र में, लेकिन वर्तमान में उनका आर्थिक उपयोग सीमित है और नई आर्थिक संभावनाओं का विकास होना बाकी है। अगर ग्रीनलैंड पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहता है तो उसे या तो अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होगा या किसी बड़े देश के साथ आर्थिक सहयोग का नया मॉडल तैयार करना होगा। ग्रीनलैंड की आबादी करीब 57,000 है और ये 2009 से काफी हद तक स्वशासित है। हालांकि रक्षा विदेश नीति के मामलों में ग्रीनलैंड आज भी डेनमार्क पर डिपेंड करता है, लेकिन डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने अमेरिका को साफ तौर पर कह दिया है कि ग्रीनलैंड उनकी संप्रभुता का हिस्सा है। कोई भी बाहरी ताकत इसमें जबरन घुसने की कोशिश न करे। अमेरिका के दखलंदाजी के खतरों को नकारते हुए दोनों देशों ने अपनी क्षेत्रीय अखंडता को सख्त तरीके से लागू करने और उसकी रक्षा करने का ऐलान किया है। ये सीधे शब्दों में ना है जो अमेरिका की महत्वाकांक्षाओं को चुनौती देता है और अमेरिका के गुस्से को भड़का सकता है। साफ है कि डेनमार्क और ग्रीनलैंड में किसी तरह की दखलंदाजी बर्दाश्त करने की कोशिश अगर अमेरिका ने की तो ये दोनों देश बर्दाश्त नहीं करेंगे और यहां से एक और मोर्चा खुल सकता है। चलिए वर्ल्ड नाउ में बात करते हैं इलॉन मस्क की। इलॉन मस्क के खिलाफ अब पुतिन ने ऐलान जंग कर दिया। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी एक्स या स्टारलिंक और सामने एक बहुत पावरफुल लीडर, एक पावरफुल देश का राष्ट्रपति पुतिन। तो राष्ट्रपति पुतिन वर्सेस इलॉन मस्क की कहानी और ये टकराव अब स्पेस तक पहुंच गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इलॉन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट सेवा को सीधा निशाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। यानी अब अटैक स्पेस में होगा, लड़ाई अब स्पेस में लड़ी जाएगी। स्पेस वॉर की शुरुआत हो सकती है और यह हमला न केवल रूस और पश्चिमी देशों के बीच जंग बढ़ाएगा बल्कि यूक्रेन के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है और मानवता के लिए उससे भी बड़ा, क्योंकि अगर सैटेलाइट्स को निशाना बनाने की नौबत आई तो कौन किसके कौन से सैटेलाइट को मार गिराएगा, इसे पूरी दुनिया में कियोटिक सिचुएशन बन सकते हैं, कोहराम मच सकता है। यह खबर अपने आप में बहुत बड़ी है क्योंकि रूस ने स्पेस में स्टारलिंक सैटेलाइट को निशाना बनाने के लिए जोन इफेक्ट नाम के हाईटेक हथियार को विकसित किया है। इस हथियार के जरिए रूस अमेरिका और पश्चिमी देशों के उपग्रह नेटवर्क को तबाह कर उनकी सैन्य और सामरिक बढ़त को कम करने की रणनीति रूस अभी बना रहा है। यह रूस का नया हथियार जोन इफेक्ट क्या है जरा से जान लीजिए, जो स्पेस में जाकर अब युद्ध करने की तैयारी में। कहते हैं एक रूस का बहुत नया हाईटेक हथियार जो स्पेस में भी काम करता है। मकसद है स्टारलिंक जैसे सैटेलाइट को निशाना बनाना, मार गिराना। यह हथियार एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जैमिंग तकनीक है जिसे सैटेलाइट ऑर्बिट में अस्थिरता पैदा की जा सकती है। काम कैसे करता है? जोन यानी क्षेत्र या क्षेत्रीय प्रभाव। यह हथियार एक सीमित क्षेत्र में काम करता है, सैटेलाइट या उनके कम्युनिकेशन सिस्टम को नष्ट करता है। सैटेलाइट के काम करने की क्षमता को बंद किया जा सकता है। लेकिन रूस ये करना क्यों चाहता है? मकसद क्या है? पश्चिमी देशों की तकनीक और सैन्य बढ़त को रोकना, यूक्रेन को सपोर्ट करने वाले स्टारलिंक नेटवर्क को नुकसान पहुंचाना। रूस अंतरिक्ष में रणनीतिक बढ़त भी हासिल करना चाहता है। अब सवाल यह कि इसका इंपैक्ट क्या होगा? स्टारलिंक जैसे हाई स्पीड इंटरनेट सैटेलाइट्स की कक्षाओं में बाधा पश्चिमी सैन्य और नागरिक नेटवर्क को बड़ा असर दे सकती है। यूक्रेन के लिए सैन्य सहायता में बाधा पहुंच सकती है क्योंकि सैटेलाइट के जरिए यूक्रेन के लोग और यहां की फौज बड़ी मात्रा में इंटरनेट एक्सेस करती है और चूंकि डायरेक्ट सैटेलाइट से एक्सेस होती है इसमें किसी केबल की आवश्यकता नहीं होती है और इस एक्सेस को रूसी राष्ट्रपति रोक नहीं पा रहे हैं। तो इस एक्सेस को रोका कैसे जाए? रोका जा सकता है तभी जब इलॉन मस्क के स्टारलिंक सैटेलाइट को निशाना बनाया जाए, हाई डेंसिटी इलेक्ट्रॉनिक प्लेट्स या छर्रों का उपयोग किया जाए, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग या साइबर फिजिकल हमले की तकनीक अपनाई जाए। रूस का जोन इफेक्ट हथियार के क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली में
वो नजीर है जो सैटेलाइट नेटवर्क को भी निशाना बना सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो पश्चिमी देशों की ताकत पर और यूक्रेन की सैन्य मूवमेंट पर बहुत बड़ा असर होगा। दुनिया की सबसे भरोसेमंद सैटेलाइट इंटरनेट सेवा स्टारलिंक, जो यूक्रेन समेत कई युद्ध प्रभावित इलाकों में संचार की रीढ़ है। हाँ, इंडिया में भी स्टारलिंक को लॉन्च कर दिया गया, इसके प्री प्लान्स भी आ चुके हैं। इंडिया में भी इलॉन मस्क सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट देने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि इंडियंस भारतीय से काफी कॉस्टली बता रहे हैं, इस पर किसी और दिन चर्चा करेंगे। लेकिन रूस ने अपनी जो नई तकनीक और नई हथियार विकसित की है, वो इसके जरिए इंटरनेट सेवा को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर यह हमला कामयाब हो जाता है तो यूक्रेन को मिलने वाला हाई स्पीड इंटरनेट कट सकता है, जिससे उसकी सैन्य रणनीति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर भयंकर इंपैक्ट आएगा, बहुत बड़ा असर होगा। यह हमला सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि सीधे तौर पर यूक्रेन के युद्ध प्रयासों पर वार होगा। रूस की चाल साफ है, पश्चिमी देशों की मदद को कमजोर करना और यूक्रेन को जंग में भारी नुकसान पहुंचाना। और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूक्रेन को आइसोलेट कर देना। इस बीच इलॉन मस्क और स्टारलिंक टीम के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि पुतिन सामने खड़े हैं। सवाल यह है कि क्या स्टारलिंक इस हमले का सामना कर पाएगा या यूक्रेन को फिर से सूचना युद्ध में पीछे हटना होगा। स्पेस की जंग अब सिर्फ अंतरिक्ष तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीनी युद्ध का अहम हिस्सा बन गई। इससे साफ हो गया है कि तकनीक युद्ध का नया मोर्चा है। चाहे वो ड्रोन्स की बात हो, चाहे वो सैटेलाइट की बात हो, चाहे वो स्पेस वॉर की ही बात क्यों ना हो। तो क्या मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट पर रूसी हमले का खतरा बढ़ गया है? आइए जानते हैं। ऐसे ही सैटेलाइट को निशाना बनाने के लिए रूस ने जोन इफेक्ट हाईटेक हथियार विकसित किया है। रूस का यह नया एंटी सैटेलाइट हथियार है, जिसका मकसद स्टारलिंक जैसे उपग्रह नेटवर्क को, यानी कि सैटेलाइट को निशाना बनाना है। इस हथियार से यूक्रेन को पश्चिमी देशों के पश्चिमी समर्थन को कमजोर करने की कोशिश भी रूस की होगी। नए एंटी सैटेलाइट हथियार पर नेटो देशों ने चेतावनी जारी की। नेटो देशों ने इस खतरे को गंभीरता से लिया और नेटो देश अपनी ऑर्बिटल सिक्योरिटी बढ़ाने की तैयारी में जुट गए। अंतरिक्ष में बढ़ती यह सैटेलाइट युद्ध दुनिया के लिए, मानवता के लिए एक बहुत बड़ा संकट लेकर आ रही है। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि रूस पश्चिमी देशों की अंतरिक्ष क्षमता को कमजोर करने के लिए जोन इफेक्ट नाम के खतरनाक हथियार को विकसित कर चुका है। इस हथियार का मकसद इलॉन मस्क के सैटेलाइट को नुकसान पहुंचाना है, खत्म करना है, जिससे यूक्रेन को मिल रही पश्चिमी मदद को भंग किया जा सके, खत्म किया जा सके। इंटरनेशनल मीडिया की माने तो जोन इफेक्ट एक ऐसा हथियार है जो अंतरिक्ष में लाखों हाई डेंसिटी पैलेट यानी छर्रे छोड़ता है। ये पैलेट स्टारलिंक की ऑर्बिट में फैलकर कई सैटेलाइट को एक साथ बंद कर सकते हैं। हालांकि इस हमले का असर केवल स्टारलिंक पर नहीं होगा, बल्कि कई अन्य सैटेलाइट को भी भारी नुकसान हो सकता है। किस तरह से ये सैटेलाइट्स पृथ्वी की चक्कर काटते हैं, जरा तस्वीर आप देखिए। और इन्हीं सैटेलाइट्स को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इन्हीं सैटेलाइट के जरिए आपको इंटरनेट की सेवा मुहैया कराई जाती है, जो कि अब पुतिन के निशाने पर है। जरा फुल स्क्रीन सैटेलाइट्स की तस्वीर हम आपको दिखा दें, जिनको रूस अब निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है, यानी सीधे आसमान में जाकर दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई, सीधे अंतरिक्ष में जाकर दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई। अब सवाल यह कि रूस की इस तैयारी के पीछे की रणनीतिक सोच क्या है? पश्चिमी देशों की बढ़त को खत्म करना और यूक्रेन के समर्थन में पश्चिमी देशों की भूमिका को कमजोर करना, खासकर इलॉन मस्क की भूमिका को। अब इलॉन मस्क की स्टारलिंक काम क्या करती है, ये भी समझ लीजिए। स्पेस एक्स का उपग्रह है स्टारलिंक। ये इंटरनेट अवेलेबल कराता है बगैर किसी कनेक्शन के, डायरेक्ट आपके फोन में या डायरेक्ट आपके घर पर। दुनिया भर के इलाकों में तेज और फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी देता है स्टारलिंक। काम कैसे करती है? सैकड़ों छोटे उपग्रह पृथ्वी की निचली कक्षा में लो अर्थ ऑर्बिट में तैनात है। ये सैटेलाइट एक से जुड़कर दूसरे से जुड़कर इंटरनेट डेटा का क्विक एक्सचेंज करते हैं। यूजर्स को मिलता है खास सेटअप, जिसे वो सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट से जुड़े रहते हैं। स्टारलिंक की खासियत क्या है? अव्वल तो ये कि हाई स्पीड इंटरनेट है, खासकर उन जगहों पर जहां कोई नहीं पहुंच पाता है। एक बहुत मशहूर लोकोक्ति है हमारे देश में, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। वैसे ये स्टारलिंक है, जहां ना पहुंचे रवि मतलब जहां सूर्य की किरण भी नहीं पहुंच पा रही है, वहां इलॉन मस्क का नेटवर्क पहुंच जाएगा।
और इसलिए ये गले की हड्डी बनी हुई रूस के लिए, क्योंकि यूक्रेन को स्टारलिंक की तरफ से इंटरनेट एक्सेस मुहैया कराया जा रहा है और इसकी वजह से रूस मुकाबला नहीं कर पा रहा है यूक्रेन का कई मामलों में, खासकर ड्रोन अटैक्स के मामले में। अब इंटरनेट की खासियत आप देख लीजिए। इंटरनेट की खासियत यह है कि ये कम लेटेंसी वाला इंटरनेट है, यानी कि रिस्पांस टाइम बहुत क्विक है। गेमिंग, स्ट्रीमिंग और बहुत ज्यादा डेटा वाले जो काम होते हैं, जैसे रिमोट वर्क हो गया, वर्क फ्रॉम होम हो गया, उसके लिए बहुत उपयुक्त है। मोबाइल और स्थिर यानी कि दोनों तरह के कनेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टारलिंक का ग्लोबल प्रभाव कितना है? कई युद्ध क्षेत्र और प्राकृतिक आपदाओं में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध स्टारलिंक ने कराया है। यूक्रेन जैसे देशों में युद्ध के दौरान संचार का अहम स्थान है, अहम साधन है, तो स्टारलिंक वहां भी बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है, ये रूस को हजम नहीं होगा। कनाडाई सेना के अंतरिक्ष प्रभाग के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल क्रिस्टोफर हार्नर ने रूस द्वारा अंतरिक्ष में परमाणु हथियार विकसित करने की संभावनाओं को गंभीरता से लेते हुए चेतावनी दी है। उनका कहना है कि रूस की इस दिशा में तैयारी को नकारा नहीं जा सकता है, जो वैश्विक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने अंतरिक्ष को सैन्य रणनीति का एक अहम हिस्सा बना लिया है। रूस की ऐसी योजनाएं न केवल अंतर्राष्ट्रीय शांति को दांव पर लगाती हैं, बल्कि एक नए हथियारों की दौड़ को जन्म दे सकती हैं, यानी कि स्पेस वॉर की लड़ाई। स्पेस में जो जितना ताकतवर होगा, आने वाले समय में वही दुनिया पर रूल करेगा। ये बात लिख के ले लीजिए, दुनिया भर में बात साबित की जा चुकी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि रूस की योजना नेटो और अन्य पश्चिमी देशों के लिए गंभीर चुनौती है, जो अंतरिक्ष में अपनी तकनीकी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यह हमला कामयाब हुआ तो ये अंतरिक्ष युद्ध का नया युग शुरू कर सकता है। रूस की इस नई धमकी ने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और तकनीकी संतुलन को हिलाकर रख दिया है। क्या इलॉन मस्क की स्टारलिंक इंटरनेट इस हमले को झेल पाएगी, या फिर अंतरिक्ष में रूस की बढ़ती सैन्य ताकत के सामने इलॉन मस्क घुटने टेक देंगे? इसका जवाब आने वाले वक्त में जल्द ही मिलने की संभावना जताई जा रही है। एक और बड़ी खबर, अमेरिका में बवाल मचा देने वाला फैसला। अब तक पूरी दुनिया ग्रीन एनर्जी की बात कर रही थी, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप को ग्रीन एनर्जी नहीं चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का बहाना बनाकर अमेरिका में बन रहे सभी बड़े ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट्स की लीज पर रोक लगा दी है। यह कदम अरबों डॉलर के निवेश को ठप कर देगा, जिससे बिजली उत्पादन पर सीधा असर होगा। और जाहिर सी बात है, बिजली असर पर इंपैक्ट होगा तो बिजली कॉस्टली होगी। समुद्र में विंड टरबाइन पर ट्रंप की रोक है। विंड टरबाइन जो इस वक्त आप देख रहे हैं, अगर कोई विजुअल हो तो यहां पर पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा विजुअल भी आपको विंड टरबाइन की दिखाएं। अमेरिका में बड़े ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट्स की लीज पर रोक लगा दी गई। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर ट्रंप प्रशासन ने फैसला किया है। अरबों डॉलर के निवेश पर संकट है। 6 गीगावाट बिजली उत्पादन अटका है। ऊर्जा उद्योग, विपक्ष और राज्यों में गहरा विरोध है। राजनीतिक कदम के तौर पर इस कदम की आलोचना हो रही है, क्योंकि आज धरती को क्लीन और ग्रीन एनर्जी की जरूरत है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पारंपरिक रास्ते पर जा रहे हैं, वही तेल, वही क्रूड। इस फैसले ने न केवल ऊर्जा उद्योग के कई बड़े खिलाड़ियों को हड़का दिया है, बल्कि अमेरिका के कई राज्यों में भी हड़कंप मच गया है। विपक्ष ने इसे साफ साफ राजनीतिक पैंतरेबाजी और लोकप्रिय ऊर्जा परियोजनाओं को रोकने की चाल बताया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर अमेरिकी की ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण हितों को तवज्जो देना बंद कर दिया गया है। तस्वीर आपको दिखाते हैं किस तरह से समंदर में विंड, सोलर विंड लगे होते हैं, जो कि हवा से चलते हैं और इनसे इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली उत्पन्न होती है। ऊर्जा विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला न सिर्फ आर्थिक रूप से भारी तबाही लाएगा, नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि अमेरिका के स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु लक्ष्यों को भी पीछे धकेल सकता है। कई राज्यों ने इस निलंबन के खिलाफ मुखर विरोध जताया है और इसे देश की ऊर्जा स्वतंत्रता पर हमला बोला है। ट्रंप प्रशासन के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया कैसे आ रही है, यह भी देख लीजिए। वर्जीनिया के डेमोक्रेटिक सीनेटर है मार्क वार्नर और टिम केन,
उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कोई नई जानकारी नहीं दी गई। ये सुरक्षा से ज्यादा निजी नाराजगी का नतीजा नजर आते हैं। ऊर्जा उद्योग ने चिंता जाहिर की है। नेशनल ओशन इंडस्ट्री एसोसिएशन ट्रंप के फैसले पर सवाल उठा रहा है। इस फैसले से हजारों नौकरियां खत्म हो सकती हैं, निवेशकों का भरोसा भी टूटेगा। ऑफशोर विंड कंपनियों का रिएक्शन भी आया है। ऑफशोर एनर्जी इंडस्ट्री से जुड़े संगठन ने भी इस कदम की आलोचना की है। एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि इससे हजारों नौकरियां खतरे में आ जाएंगी। सभी परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी थी, फिर ऐसा फैसला क्यों किया गया? विरोधियों के मुताबिक यह सिर्फ एक राजनीतिक खेल है जो अमेरिका को वैश्विक ऊर्जा प्रतिस्पर्धा से दूर करने की साजिश हो सकती है। सवाल है कि आगे क्या होगा। अमेरिका की ऊर्जा नीति और स्वच्छ ऊर्जा के भविष्य पर इस फैसले का कितना बड़ा असर होगा, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल यह साफ है कि इस फैसले से ट्रंप प्रशासन के ऊर्जा एजेंडे पर सवाल जरूर उठ रहे हैं। लेकिन क्या इस फैसले को वापस लेंगे डोनाल्ड ट्रंप? ऐसा लगता नहीं है। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। यहां वक्त एक ब्रेक का है। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही, लेकिन ब्रेक को जाने से पहले आपको बता दें, बारी है इंडिया डेली क्विज कॉन्टेस्ट की। इंडिया डेली क्विज कॉन्टेस्ट में हमारा आज का सवाल है, चीन के पीएम का नाम क्या है? ऑप्शन ए शी जिनपिंग, ऑप्शन बी ली क्यांग। सही जवाब भेजिए 7240772407 पर। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम। और अब बारी है कल के विनर का नाम बताने की। कल के विनर का नाम है देवेंद्र सिंह, अंबाला हरियाणा से। देवेंद्र जी, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको जल्द ही इंडिया डेली की तरफ से दिया जाएगा एक शानदार तोहफा। तो वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। लेकिन वर्ल्ड नाउ में आपसे इजाजत लेने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर, स्मार्ट प्लेटफॉर्म पर और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार।